नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो में हम आपको बताते हैं बाजार का आज का पूरा एक्शन और साथ ही आपके लिए कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। तो कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगे और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम यहाँ पर तैयार है। देवांशी बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन और एसएससी के कैसे रहेंगे नतीजे और सीमेंट शेयरों में तेजी की वजह क्या है, ये बताएंगी मानसी। पूजा से हम जानेंगे कि एसआईपी में क्यों गिरावट आ गई है, ऐसा क्या हो गया है कि एसआईपी में गिरावट आ गई है। और संदीप बताएंगे कि कोरोना से जंग में चीन के खिलाफ दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए हैं और कुशल हमें बताएंगे कि इंफोसिस के नतीजे कैसे रहे। तो ये तमाम चीजें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार का कि आज बाजार का हाल कैसा रहा है। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार तेज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता रहा। निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 9,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स में भी मामूली बढ़त देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक, गौर कीजिए, निफ्टी बैंक सेंचुरी लगाकर बंद हुआ है। तो ये मार्केट में आज का एक्शन हमने देखा है। लेकिन एक्शन आज कमोडिटी मार्केट में रहा, खास करके कच्चे तेल में, क्योंकि क्रूड मार्केट में कोहराम मचा हुआ है और अमेरिका में WTI क्रूड का भाव 40% तक टूट गया है। जी हां, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 40% तक की गिरावट क्रूड में आ गई है और WTI क्रूड का भाव इंट्राडे में $11 के भी नीचे लुढ़क गया। MCX पर कच्चा तेल 30% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। हालांकि WTI और MCX क्रूड के मुकाबले ब्रेंट की गिरावट कम है। ब्रेंट में 7 से 8% की गिरावट आई है। $27 के आसपास क्रूड में ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से ओवर सप्लाई के हालात बने हैं, अमेरिका में स्टोरेज की दिक्कत है, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने क्रूड की कीमतों पर देखा है। 30% तक कोरोना की वजह से क्रूड की डिमांड घटने की बात की जा रही है। चलिए, ये बात हो गई क्रूड की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में FIIs और DIIs ने कितनी खरीदारी और बिकवाली की है। तो FIIs की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 266 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 789 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और चलिए, अब वक्त है आज के बाजार पर एडिटर्स टेक जानने का और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल अनिल जी आपसे ये होगा कि आज बाजार उतार चढ़ाव के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्लैट बंद हुए हैं, इसे कैसे समझा जाए? आज के कारोबार पर आपकी ओवरऑल राय है क्या? हफ्ते के पहले दिन बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा बाजार में, जहां रेंज थी छोटी, लेकिन इस छोटी सी रेंज में बाजार लगातार ऊपर नीचे होते हुए दिखे। क्यों? क्योंकि एक तरफ बाजारों में मोमेंटम स्ट्रांग है। शुक्रवार को आपने बहुत बेहतरीन क्लोजिंग देखी 9,200 के ऊपर। लगे सारा कि ब्रेकआउट आने की तैयारी में, मोमेंटम स्ट्रांग है। खराब खबरों पर बाजार का रिएक्शन कम है, तेजी और अच्छी खबरों पर बाजार तुरंत भाग रहा है। तो यानी कि लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, मन बनाकर बैठे हैं। तो इस लिहाज से हर गिरावट पर तुरंत खरीदारी आती है। लेकिन दूसरी ओर जब आज सुबह हम हफ्ते की शुरुआत करें तो फिर वही कोरोना को लेकर आंकड़े अच्छे नहीं, न अमेरिका के, न दुनिया भर के, न हिंदुस्तान के। डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़ा डर वहां से भी लग रहा था। एशिया की सुस्त हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और इसके अलावा शुक्रवार के सेशन में जहां इतनी मजबूती थी, उसके बावजूद FI ने 1300-1400 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 700 करोड़ के, तो आंकड़े उनके खराब थे। तो इन सब के चलते ऊपर बढ़ने में भी मुश्किल आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बाजार खुले बड़े जबरदस्त। 9,400 के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी और वहां से प्रॉफिट बुकिंग जरूर तेजी से आती हुई दिखी। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार ने लगभग 150-200 पॉइंट की रेंज में दिन भर बार बार ऊपर नीचे के बीच में ट्रेड किया और बंद शांत हो गया वहीं का वहीं। यानी कि डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा कमजोर थे, उसके बावजूद बाजार हमारे खराब बंद नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन ऊपर बढ़ने के लिए, भागने के लिए अब जो थोड़ा और कुछ चाहिए वो शायद आज मिसिंग था। तो आगे के नए ट्रिगर्स का इंतजार है। लेकिन आज के सेशन को आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ का सेशन था।
तेजी करने वालों के कॉन्फिडेंस को भी टेस्ट कर रहा है बाजार, और मंदी करने वाले लोग जो हैं, जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनकी सप्लाई भी बाजार में जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो बराबरी की टक्कर है। अब देखते हैं कल क्या कुछ होता है। ओके, तो ये आज के मार्केट पर ओवरऑल व्यू आपको बताया गया है। लेकिन अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी खबरें रही जिन खबरों के दम पर आज मार्केट में हमने एक्शन देखा है, और ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर मौजूद हैं। देवांशी, बताइए आज ऐसी कौन कौन सी खबरें रही जिसके दम पर अलग अलग सेक्टर में हमने एक्शन देखा है? बिल्कुल, आज देखिए क्लोजिंग काफी सपाट होते हुए दिखी, लेकिन दिन भर की अगर बात करें तो वोलेटाइल सेशन जरूर देखने मिला था। सबसे पहले आप निफ्टी पर नजर करें, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां से थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखा। लेकिन दूसरी तरफ हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स थे जिन्होंने ऊपर से निफ्टी पर थोड़ा सा दबाव बनाया, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से ड्रैग होते हुए दिखे। साथ ही आज अगर इंडाइसिस की बात करें, सरकारी बैंक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिली थी। उसमें भी अगर आप देखिए सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, ये सभी के सभी स्टॉक्स में 10% से ज्यादा के गेन्स हमें देखने मिले थे। साथ ही पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्राडे बेसिस पर देखिए 5 से 6% तक की तेजी हमें देखने मिली थी। वहीं अगर लूजर्स की बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन में, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, साथ ही एनएमडीसी, वेदांता, ये सभी के सभी स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और मेजर लूजर आज मेटल इंडेक्स बनता हुआ दिखा। एफएमसीजी जो कई दिन से हम देख रहे हैं लगातार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, आज वो भी थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे। प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, उसमें भी इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। एनबीएफसीज में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में थे, लेकिन चोलामंडलम फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों स्टॉक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली थी। मेटल्स में सिर्फ एक स्टॉक था नैल्को जिसमें आज तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा 52 वीक हाइस की अगर बात करें तो बायोकॉन, जेएमएम, फॉडलर जैसे स्टॉक्स थे जिसने आज 52 वीक हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखे। और साथ में सीमेंट स्टॉक्स, क्योंकि ईसीसी के नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही कुछ सीमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपना कामकाज आज से शुरू कर दिया है, इनको मंजूरी मिली है, और इसके चलते मंगलम सीमेंट, स्टार सीमेंट, हेडलबर्ग भी आप देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जो हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ओके, तो ये देवांशी ने आपको बताया कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखा है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान संदीप जैन साहब का, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संदीप जी, आपका रिएक्शन आज के मार्केट पर ओवरऑल क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मार्केट में अब कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हुए हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, मार्केट में आज एक अजीब सी एक सुस्ती थी और रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी थी, यही मानूंगा मैं। और जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे कि नीचे के लेवल्स पे कुछ बाइंग भी थी और कुछ पीएसयू स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, बट जो पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे जैसा कि एचयूएल और पीडीलाइट, एशियन पेंट, ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मार्केट जो है ऊपर की साइड जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और डाउन साइड कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड लग रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कटान है, वीकली कटान 23 तारीख को होती है, ये करीब 8,750 से लेकर 9,000 का ये जो रेंज है, इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट लेगी। और ऊपर का साइड जो है मुझे लगता है कि 9600, 9700 तक भी निफ्टी जा सकता है। सो ओवरऑल लेट्स सी किस तरीके से अब आगे चीजें पैन आउट होती है। बट ये भी आज देखिए क्रूड में बहुत बड़ी गिरावट आई है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो आगे मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ये क्लियर है। बट साथ साथ विक्स भी नीचे आया है, तो बहुत सारी चीजें वैसे फेवर में है। मुझे लगता है कि बाइंग कैश मार्केट में अच्छी हो रही है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बढ़िया दिख रहा है। आपको लगता है कि कैश मार्केट में अच्छी बाइंग हो रही है संदीप जी? तो फिर आप जरा सर ये बताएं कि कल के कारोबार के लिए इंट्राडे पिक आपकी क्या होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है तब आप क्या रिकमेंड करेंगे, इंट्राडे और पोजिशनल? या जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स में ओवरऑल मजबूती नहीं बनेगी जल्दी से। और मैंने सेल कॉल में एक बाटा और पिरामिल एंटरप्राइजेस दोनों में से चुनना था, तो मैंने बाटा संभाव नहीं चुना, बट पिरामिल एंटरप्राइजेस जो कि एक एनबीएफसी है, और वहां पे अगर सेल करके चले तो 877 के लगभग भाव है और 850 से लेकर 830 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को सेल किया जा सकता है, और 905 का इस पे स्टॉप लॉस लगे। और पोजिशनल में मैंने प्लस की कॉल ली है, जैसा कि मैंने कहा कि कैश मार्केट में
कुछ अच्छा बाइंग एक्शन और कुछ PSU स्टॉक्स अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने पोजिशनल कॉल के तौर पे राइट्स को लिया है, जो कि बेहतरीन स्टॉक है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, और 265 के लगभग भाव है और 255 का स्टॉप लॉस लगा है और 280 से 290 के टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है और पोजिशनल पिक के तौर पे ये मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, संदीप जी ने आपको बताया। लेकिन अब चलते हैं कुशल के पास। इंफोसिस के मार्च तिमाही के नतीजे आ गए हैं, ये नतीजे कैसे रहे हैं जरा डिटेल में बताएं कुशल। तो इन्फोसिस के नंबर जो है अनुमान से कमजोर रहे हैं सारे पैरामीटर्स पे। अगर आप मुनाफा देखेंगे तो करीब 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है और 4321 करोड़ का जो मुनाफा है कंपनी ने पोस्ट किया है। हम अनुमान करके चल रहे थे कि 2% की गिरावट आएगी। साथ ही डॉलर आए अगर आप देखें तो करीब 1.5% की गिरावट यहां पर रही है और 319.7 करोड़ डॉलर का कंपनी ने जो है टॉप लाइन रिपोर्ट की है। पर हमारा अनुमान जो है करीब 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने का था, तो बढ़ने के बजाय गिरावट का रुझान देखने को मिला है। साथ ही कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर भी 70 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के साथ 21.2% की मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी की जो गाइडेंस हर साल आती है FY21 की, वो उन्होंने जो है रद्द कर दी है कोविड-19 को देखते हुए। अब दोबारा वो इस चीज पर कमेंट तभी कर पाएंगे जब विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। साथ ही कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 9.5 रुपए प्रति शेयर का डिक्लेयर किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कमेंट्री में मैनेजमेंट जो है नियर टर्म में स्लो डाउन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की चिंताएं उनके जो है कमेंट्स में हमें देखने को मिली है। नियर टर्म में इनके मार्जिन्स पर भी दबाव बनता दिख सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट डेफरल्स कुछ हो सकते हैं। पर कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है। $3.6 बिलियन का कैश है उनकी बैलेंस शीट पर, तो वो उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है। साथ ही अगर जॉब ऑफर्स की बात करें तो ये सारे जॉब ऑफर्स अभी तक जो एक्सटेंड किए हैं, मैनेजमेंट ने कहा है कि वहां पर जो है वो उनको ऑनर करेंगे, वहां पर कुछ भी डिक्लाइन जो है वो नहीं देख रहे हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री है। बाजार उस पर कैसे रिएक्ट करता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना काफी अहम होगा, और बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है ये कुछ क्लू हमें संदीप जी दे सकते हैं। संदीप जी, नतीजे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या रिएक्शन होगा मार्केट का? देखिए, मार्केट ने आज एक अच्छे नतीजे की उम्मीद में कहीं ना कहीं 4% का एक उछाल दिया था, और जिस तरीके से TCS रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा परफॉर्म किया और विप्रो भी अंडर परफॉर्म नहीं किया, हालांकि ऐसा लग रहा था कि विप्रो टूटेगा बट टूटा नहीं, तो उसी हिसाब से इंफोसिस में एक तेजी बनी। बट इंफोसिस के रिजल्ट जैसा कि अभी कुशल जी ने कहा कि सर्टेनली देखिए मिक्स्ड है रिजल्ट्स, और एक पॉजिटिविटी जो मुझे दिखी थी बस वो एक कांस्टेंट करेंसी में जो रेवेन्यू थी वो 6% अप है। बाकी डॉलर रेवेन्यूज नीचे है, मार्जिन पे प्रेशर है, एट्रिशन लेवल्स हायर साइड पे हैं। तो मुझे लगता है कि, और जो साथ में उन्होंने जो गाइडेंस नहीं दी, हालांकि TCS ने एक गाइडेंस दी है कि हम दिसंबर तक बता नहीं सकते हैं, बट ओवरऑल इंफोसिस पूरी चुप्पी रखी थी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे समहाउ इसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत लगती है, मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, चीजें अगर ठीक होंगी तो सर्टेनली ये कंपनी बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगी। तो बहुत एक्सट्रीम कोई बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए ऐसा लगता नहीं है, और डाउन साइड मुझे ऐसा लगता है कि 550 से 570-80 रुपया का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे अगर आ जाए तो इंफोसिस में बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये रहा इंफोसिस के ऊपर। लेकिन कल, चूंकि आज इंफोसिस के नतीजे आए, उसका क्या रिएक्शन होगा मार्केट का, कैसे नतीजे रहे, ये हमने आपको बताया। लेकिन कल नतीजे आने वाले हैं ACC के भी, और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं इसका अनुमान लेकर हमारे साथ हैं मानसी दवे। मानसी, बताइए क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मिले जुले नतीजों का अनुमान ACC से लगाकर चल सकते हैं, क्योंकि बिक्री में 12% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर 10% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। खास तौर से वॉल्यूम्स में जो गिरावट है, इसी के चलते बिक्री में गिरावट रहेगी, लेकिन रियलाइजेशंस में 2% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। उत्तर और पश्चिम भारत में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका फायदा सीधा मार्जिन और साथ ही मुनाफे को पड़ता दिखेगा।
13.5% से मार्जिन जो है 15% के ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं और साथ ही कीमतों में बढ़त, खर्चों में कमी का फायदा काफी हद तक नतीजों को पड़ता हुआ दिखेगा। खर्चों में कमी और मार्जिन में सुधार से मुनाफे को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और कुछ चीजें जिन पर नजर रखनी है, कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहेगा, वॉल्यूम्स और साथ ही सीमेंट की मांग पर खास तौर से हमारी नजर रहेगी। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, आज जिस तरह से उतार चढ़ाव रहा मार्केट में, ट्रेडर भी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखे, कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 8,900 से 9,125, ये 225 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए है बेहद मजबूत सपोर्ट, ठीक है। और ऊपर 9,400 से 9,600 की रेंज है मुनाफा वसूली का जोन। इन दोनों लेवल, इन दोनों रेंज पर नजर रखिए। इस रेंज के जिस एंड पर पहले बाजार पहुंचे उसके विपरीत आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। यानी 9,500-600 आता है, वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए नीचे आने का। अगर आज की सुस्ती के बाद बाजार कल कमजोर खुलते हैं और नीचे आते हैं तो 8,900 से 9,125, ये 200-225 पॉइंट की रेंज है जहां आपको खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। वापस यहां से मजबूती बन सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हाल वैसा ही है। आप देखिए 19,900 से 20,200-300 की रेंज ऐसी है जहां पर खरीदारी आती हुई दिखेगी, और ऊपर 21,000 से 21,500 की रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर आपको कल सुबह जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका में जो 200-250 पॉइंट की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे उसके मुकाबले में कितना कमजोरी के साथ बंद हुए या मजबूती के साथ बंद हुए, और फिर डाउ फ्यूचर्स किस तरह की सिचुएशन दिखा रहे हैं। एफआईएस के आंकड़े भी आपको देखने होंगे, ठीक है। कोरोना के अपडेट भी देखने होंगे। कच्चा तेल जो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, काफी तेजी से गिरा है, उसे भी देखना है। तो एक तरफ ये सारे संकेत हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजबूत बाजार भी है जो गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दोनों की कश्मकश में मुझे लगता है कल का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। आज के कंसोलिडेशन के बाद कल समझ में आ जाएगा कि थोड़ा हमें करेक्शन और देना है या फिर एक दिन की सुस्ती के बाद 9,500 9,600 की तरफ निफ्टी को बढ़ना है। तो बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा और बेहद निर्णायक भी बने रहिएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मेक और ब्रेक कल का सेशन। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि कल के लिए आप ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड कर पाएंगे। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के किरण जाधव। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल के लिए आपको क्या लगता है, ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? मृत्युंजय नमस्ते। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आज बहुत अच्छी डिलीवरी मार्किंग हुई है और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के कगार पे बैठा है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट आएगा और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो 75 का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अप्रैल सीरीज का ₹4.75 का आज का क्लोज है। ₹3 का नजदीक का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कम से कम ₹8 देखने को मिलेंगे। शायद आपको 11 रुपए के लेवल्स भी ऑप्शन में देखने को मिलेंगे कल के सत्र में। ओके, ठीक है। ये ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं ये आपने बताया। संदीप जैन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, आपने इंट्राडे और पोजिशनल की पिक तो बताई थी, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अभी कौन सा शेयर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है? देखिए, मुझे फार्मा स्टॉक ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने पहले आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और हेल्थ केयर इन्हीं स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस किया है, और फार्मा सर्टेनली देखिए काफी अच्छा डिफेंसिव सेक्टर और इस माहौल में फार्मा चलेगा। और एक स्टॉक है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो पिछले 3 साल में करीब 60% की कैगर से ग्रो कर रहा है। आरओसी करीब 24% है, आरओई करीब 20% है, डिविडेंड भी देती है कंपनी। और नेटको फार्मा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया, एक पहले अंडर परफॉर्मर था। तो मेरे हिसाब से नेटको फार्मा में बाइंग करनी चाहिए। 730 का टारगेट के हिसाब से इस स्टॉक को ले, आने वाले 3 से 6 महीने में ये स्टॉक ये टारगेट दिखा सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जैन साहब आपका, किरण जाधव जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।